हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैम्प। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। और ये केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने से पहले हमको थोड़ा जान लेते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में ये जो वर्ड होता है केमिकल काइनेटिक्स, उसका मीनिंग क्या है। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स में दोनों वर्ड है, एक है केमिकल और एक है काइनेटिक्स। और काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन, मतलब कोई भी चीज़ का मूवमेंट हो उसी को काइनेटिक्स बोलते हैं। और इसमें क्या हम पढ़ेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन का जो प्रोसेस होता है वो कैसे, उसका रेट क्या है और ये कैसे प्रोसीड होता है, तो उसी को हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। और पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। देखिए, मेजरमेंट ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शंस प्रोसीडिंग अंडर ए गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर एक रिएक्शन आप ले लें, वो एक रिएक्शन को आप एक कंडीशन सेट कर देते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर कितना होगा, प्रेशर कितना होगा और ये कंसंट्रेशन, ये सब कंस्टेंट है। उसी में आप उसका रेट को स्टडी कर रहे हैं। मगर ये रेट, इसको अगर वेरी करते जाएंगे उसका रेट आप स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे आगे जब हम जाएंगे देखेंगे कि रेट सबके ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो रेट को हमको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, उसके बाद हम उसका रेट को स्टडी करेंगे। मेरे बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखेंगे ये जो रेट है ना, वो रेट का मतलब क्या होता है। देखिए, अभी हम देखेंगे कि रेट क्या है। कि देखिए, रेट जानने से पहले आप सब गाड़ी बाइक वगैरह चलाते होंगे, उसी से एक एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई एक आदमी आपको बोला कि आप 10 मिनट में 10 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं बाइक में, तो आप बताइए आपका वेलोसिटी कितना है। तो आप क्या बताएंगे कि उसको डिवाइड करेंगे उसका डिस्टेंस के साथ, उसका जो डिस्टेंस होगा उसको टाइम के साथ डिवाइड करेंगे, उसी से आपका वेलोसिटी निकलेगा। वैसे ही रेट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, वो रिएक्शन का रेट, हम एक रिएक्शन अगर प्रोसीड हो रहा है उसको कैसे जानेंगे कि वो रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसका कंसंट्रेशन चेंज से, उसका कंसंट्रेशन का चेंज से। क्योंकि रेट ये पहले किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल लेके भी बता देता हूं कि मानिए एक रिएक्शन है A गिव्स राइज टू B। तो इनिशियली अगर इसमें 5 मोल, एक A का कंसंट्रेशन था 5 मोल, अगर कुछ देर के बाद उसका कंसंट्रेशन घटेगा, क्योंकि जैसे समय चलता जाएगा वैसे B उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, उसका कंसंट्रेशन घटता जाएगा। मानिए कुछ टाइम के बाद उसका कंसंट्रेशन हो गया 3 मोल, और यहाँ पर कितना ये फॉर्मेशन हुआ होगा? 2 मोल फॉर्मेशन हुआ होगा। तो ये है इसका चेंज इन कंसंट्रेशन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हुआ? 2 मोल ही हुआ। और ये 2 मोल जो कंसंट्रेशन उसका चेंज हुआ, उसी से हम क्या कर रहे हैं? रेट कैलकुलेशन करेंगे। रेट क्या करेंगे? सीधे क्या करेंगे? रेट का एक सीधा फॉर्मूला है रेट। देखिए, यहाँ पर रेट निकालने के लिए एक सीधा फॉर्मूला है, रेट इक्वल टू कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब ये रेट निकालने के लिए ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। तो यहां से आपको मिल जाएगा आपका रेट कितना है। और ये जो कंसंट्रेशन है, इसको याद रखेंगे कि ये चेंज इन कंसंट्रेशन है, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन आप मत डाल देना, ये चेंज इन कंसंट्रेशन है। मेरे बात समझ में आ रही है पूरा? अभी रेट हो गया, आपको कैसे कैलकुलेशन करेंगे? अभी देखते हैं कि रेट का यूनिट क्या होगा। रेट का यूनिट क्या होगा? देखिए, यहां से हम अगर देख लेते हैं थोड़ा कि कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, उसी से हम रेट का यूनिट पता कर सकते हैं, क्योंकि टाइम का तो यूनिट सेकंड है, आपको पता है। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा? कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम है।
ये डिवाइडेड बाई वॉल्यूम है, तो उसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर, मतलब लीटर इनवर्स। तो रेट का यूनिट क्या हो जाएगा, रेट इक्वल हो गया मोल लीटर इनवर्स, और सेकंड नीचे है तो ऊपर जाएगा, टाइम का यूनिट सेकंड है, सेकंड ऊपर जाएगा, तो ये रेट का यूनिट हो गया। चलिए इतना बात समझ गए कोई, चलिए आगे चलते हैं। अभी हम देखेंगे कि रेट कितने टाइप का है, और ये थोड़ा मैं ब्रीफ कर देता हूं आपको कि रेट दोनों टाइप का है। एक है इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, और एक है, इसको बोलते हैं कि एवरेज रेट। देखिए ये दोनों जो रेट है ना, उसी से नाम से ही आपको पता चल जाएगा, और डिस्टिंग्विश भी आप कर सकते हैं। क्योंकि इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज का पर्टिकुलर, मतलब रियल टाइम में उसका रेट चेक करना है। मतलब अगर कोई रिएक्शन ऐसे प्रोसीड हो रहा है, मतलब एक ऐसे रिएक्शन ऐसे प्रोसीड हो रहा है मान लीजिए, मगर आपको जानना है कि इस टाइम में उसका रेट कितना था। मतलब पर्टिकुलर मैं आपको अगर बोलूंगा कि अगर ये टाइम कुछ इंटरवल में हो रहा है कि 10 बजे से ये स्टार्ट हुआ और 10 बजे तक 10 मिनट पे वो खत्म हो गया, तो आपको अगर मैं बोलूंगा इंस्टेंटेनियस मुझे रेट बताओ 10:05 पे, 10:05 पे आपका रेट बताओ, तो आप क्या बोलेंगे कि सर उसको इंस्टेंटेनियस रेट जब कैलकुलेशन करेंगे उसका पता चल जाएगा। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेशन के लिए हमको डिफरेंशियल का जरूरत होता है, तो उसको हम लिखते हैं कि -dc/dt। यहां पर C फॉर कंसंट्रेशन में लिया हूं, इसलिए यहां पर आप A लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया बात, dc/dt इसको बोलते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट। मगर एवरेज रेट कैलकुलेशन करने के लिए, एवरेज रेट मतलब क्या होता है कि कोई भी एक बड़ा सा इंटरवल में आपको कैलकुलेशन, मतलब आपको अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर इसी भी एग्जांपल में आप देख लीजिए कि आपको यहाँ पर मैं बोलूंगा कि उसका पूरा टोटल ये रिएक्शन अगर प्रोसीड हुआ, टोटल 10 मिनट में उसका रेट कितना था, मतलब एवरेज कितना था। मगर हर जगह पे तो आपका रेट अलग अलग था। मतलब आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से। और देखिए आप अगर कोई पर गाड़ी चला के जा रहे हैं, तो अगर 10 मिनट में वहां पर पहुंचे, कि 10 मिनट में अगर 10 किलोमीटर आप ट्रैवल किए, तो हर टाइम तो आप 60 किलोमीटर पर स्पीड पे चला नहीं हो गए, तो कुछ जगह पे 70 किलोमीटर, कुछ जगह पे 80 किलोमीटर, कुछ जगह पे 40, कुछ जगह पे 30, क्योंकि समय के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। इसी हिसाब से भी यहाँ पर अगर उसका पर्टिकुलर इंटरवल पे हम कैलकुलेशन करेंगे उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, और अगर पूरा एक टाइम का इंटरवल में कैलकुलेशन करेंगे उसको बोलेंगे एवरेज रेट। मेरे बात समझ में आ रही है? देखिए इसको इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट को कैलकुलेशन के लिए हमको डेल का जरूरत पड़ती है, और उसको लिखते हैं ऐसे है dc/ΔT। चलिए, और ये यहाँ पर मैं नेगेटिव साइन ये जो दे रहा हूं, ये नेगेटिव साइन मैं क्यों दे रहा हूं थोड़ा आगे में जाकर आपको बता दूंगा। चलिए इस जो इंस्टेंटेशन रेट को हम एक है उसको एक रिएक्शन में अप्लाई करके देखते हैं वो कैसे आपको मिल रहा है। अगर आपका एक रिएक्शन है ऐसे ही, एक रिएक्शन है ए, ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, उसी पे अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे होगा ये देखिए। यहां पर ए का मैं कैलकुलेशन करूंगा रेट, ये कितना होगा, ये ए जो है रिएक्टेंट है और ये घटता जाता है समय के हिसाब से, इसीलिए मैं माइनस लगाऊंगा। देखिए, और यहां पर इसका जो कोफिशिएंट जितना होगा उसको मैं डिवाइड करूंगा। क्यों डिवाइड करूंगा? क्योंकि कोफिशिएंट को डिवाइड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जितने भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो पर मोल कैलकुलेशन कर रहे हैं। एक मोल में कितना हुआ, क्योंकि एक कोफिशिएंट जितना होगा उतना ही मोल होगा,
ये चीज उतना ही मोल रिएक्शन में प्रेजेंट होगा, क्योंकि हम जो रेट कैलकुलेशन करेंगे वो हम कैलकुलेशन करेंगे सिर्फ 1 मोल के लिए। तो अगर 1 मोल के लिए करेंगे तो इतना ही डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ए फॉर इसका कंसंट्रेशन, ये जो मैं साइन दे रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट, ये कंसंट्रेशन के लिए है, ये डी बाई डी टी है, और ये माइनस पे रखूंगा। ये इक्वल टू किसका होगा कि 1/b माइनस 1/b डी, और ये फिर किसी से इक्वल होगा कि अभी ये सी से भी इक्वल होगा, मगर ये पॉजिटिव में होगा क्योंकि ये फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड पे है। अभी इक्वल टू, ये भी पॉजिटिव साइड में आएगा, देखिए ये पूरा आपको मैं उसका रेट का एक्सप्रेशन दिखा, या ये जो आप लिख रहे हैं कि ये इंस्टेंटेनियस रेट है। मेरे बात समझ में आ रही है? अभी हम और थोड़ा आगे जाएंगे, अभी हम देखेंगे कि रेट लॉ क्या होता है, ये रेट कांस्टेंट क्या होता है, देखेंगे रेट लॉ के बारे में। देखिए रेट लॉ क्या होता है। अगर एक रिएक्शन आप ले लेते हैं कि एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन, ये गिव्स राइज टू प्रोडक्ट, मतलब ये प्रोडक्ट तैयार करता है, तो ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है, मतलब उसका एक हम लॉ तैयार कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन को देखकर हम तैयार करते हैं, और ये रेट लॉ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमको ये पढ़ना होगा। कि देखिए रेट लॉ क्या है, कि आप जानते हैं कि रेट कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप ये ऐसे ही लिख सकते हैं। और अभी ये मैं क्या करूँगा कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी है उसको प्लस में कन्वर्ट कर दूंगा। ये रेट इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर के लिख सकता हूँ, के इंटू कंसंट्रेशन। अभी कंसंट्रेशन के बदले में ए लिखता हूँ क्योंकि मैं ए का ही कंसंट्रेशन ले रहा हूँ। तो रेट इक्वल टू क्या हो गया, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर एक कंस्टेंट जो हम लगा लिए, इस कंस्टेंट को बोलते हैं रेट कंस्टेंट, इस कंस्टेंट को बोलते हैं रेट कंस्टेंट। और इसी जो एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं कि रेट लॉ, रेट लॉ एक्सप्रेशन। और ये रेट लॉ का एक्सप्रेशन ये क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंट होता है उसी से ही पता चलता है। आप किसी रिएक्शन को देखकर उसका रेट लॉ नहीं लिख सकते। मेरे बात में बार बार आपको आगे भी बताऊंगा कि रेट लॉ आप कोई रिएक्शन को देखकर लिख नहीं सकते, ये एक पूरे एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। अभी एक प्रॉब्लम देखेंगे और इस प्रॉब्लम से आपको रेट लॉ निकालना होगा। देखिए हम कैसे करते हैं, और उसी के हिसाब से ही हम रेट लॉ कैलकुलेशन। देखिए एक रिएक्शन है, और ये वाला प्रॉब्लम पे हमको एक रिएक्शन दिया हुआ है, 2NO गैस प्लस 2H2 गैस गिव्स राइज टू N2 गैस प्लस 2H2 गैस। और ये एक होमोजीनियस रिएक्शन है। होमोजीनियस रिएक्शन का मतलब उसमें सारे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स है वो एक ही फेज पे है, मतलब गैस फेज पे है, तो ये होमोजीनियस रिएक्शन बोला जाता है। अभी हम देखेंगे कि इसका NO का आपको डिफरेंट टाइम पे इसको कंसंट्रेशन दिया गया है, H2 का डिफरेंट टाइप पे कंसंट्रेशन दिया गया है, और उसी करेस्पॉन्डिंग उसका रेट भी दिया गया है, और उसी से आपको रेट लॉ कैलकुलेशन करना है। देखिए कैसे करते हैं। देखिए इसका रेट लॉ कैलकुलेशन करने के लिए हम उसको एक हाइपोथेटिकल रेट लॉ हम लिख देते हैं। देखते हैं, हम लिख देते हैं कि हमको पता नहीं है कि इसका रेट लॉ कैसे वेरी करेगा, तो हम लिख देते हैं रेट इक्वल टू के, NO तो है तो NO, और गलती से भी आप यहां पर मत लिख देना कि उसका स्क्वायर, यहाँ पर कोफिशिएंट को स्क्वायर पे मत ला देना, क्योंकि ये प्रॉब्लम करेगा आपको, मतलब ये गलत है। आगे भी देखेंगे ये गलत है। देखिए के NO, उसका पावर कुछ हम जानते नहीं है वो कैसे वेरी करता है, तो रेट लॉ भी हमको पता नहीं है, इसलिए हम A ले लेते हैं, यहाँ पर A ले लेते हैं, और H2 उसका पावर भी हम B ले लेते हैं।
मेरे बात समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखेंगे कि अभी इस वाला जो रिएक्शन है उसका जो डाटा है उसको डाटा को कंपैरिजन करेंगे, उस कंपैरिजन से ही हमको पता चलेगा इसका रेट लॉ एग्जैक्टली क्या है। अभी हम ढूंढेंगे कि कहां पर H2 का कंसंट्रेशन सेम है मगर NO का कंसंट्रेशन वेरी कर रहा है। देखेंगे ये दोनों चीज में ये फर्स्ट वाले और ये सेकंड वाले पे देखिए H2 का कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है मगर NO का कंसंट्रेशन वेरी कर रहा है। तो एक्चुअली हमको अगर दो वेरिएबल होगा तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, मगर एक को कांस्टेंट रखकर दो को कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसी से हम क्या करेंगे कि एक को कांस्टेंट रख देंगे और प्रॉब्लम में आपको वैसे ही दिया होगा, नहीं तो आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते रेट लॉ। देखेंगे कि पहले ये वाला फास्ट वाला इक्वेशन पे मतलब फास्ट वाला कंडीशन पे ये पुट करेंगे। फास्ट वाला कंडीशन में 1 पे डिनोट कर लेता हूं। देखिए ये रेट, उसका रेट क्या होगा, अगर उसका रेट हम लिखेंगे क्या होगा कि उसका रेट का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो रेट क्यों लिखेंगे और उसका डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं 3.0 इंटू 10⁻⁵ इक्वल टू ये क्या होगा, रेट इक्वल टू होगा के, तो के है तो NO का कंसंट्रेशन है कितना 5.0 इंटू 10⁻³ अभी उसका ऊपर A दे देते हैं। H2 का कंसंट्रेशन कितना है 2.5 इंटू 10⁻³ उसका ऊपर B दे देते हैं। अभी कंसंट्रेशन का नहीं देना जरूरी है, उसको आप हटा सकते हैं, मगर आपका कन्वीनियंस के लिए मैं उसमें ब्रैकेट लगा लेता हूं। देखिए अभी 2 वाला सिचुएशन को देखेंगे। 2 वाला पे क्या है, उसका रेट है 15.0 इंटू 10⁻³ इक्वल टू होगा के पे ये कितना होगा कि सॉरी मैं थोड़ा यहाँ पर गलती कर दिया, इसका रेट का वैल्यू है 9.0 इंटू 10⁻⁵। अभी के इसका वैल्यू है 15.0 इंटू 10⁻³ अभी उसका वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻³ टू द पावर b। देखिए ये दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे और ये कंपैरिजन से हम ए को पता चल जाएगा, इसका ए को पता चलता है। देखिए कैसे कंपैरिजन करते हैं। अगर इस वाले ऊपर से हम नीचे को डिवाइड कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा कि 3 मिल जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा और 9 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 मिलेगा। तो 3 इक्वल टू क्या होगा, के तो कट जाएगा और इसके बदले में डिवाइड करूंगा अगर 15 से 5 को, ये कट जाएगा सब। 3 टू दी पावर क्या होगा, a होगा और ये भी पूरा कट जाएगा। तो 3 इक्वल टू 3 टू दी पावर a। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, a का वैल्यू हो जाएगा 1। तो इसी से हम a का वैल्यू हम निकाल लिए। अभी अगर b का अगर कंपैरिजन कर, देखिए b को निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, देखिए b को कंपैरिजन करने के लिए ऐसे सिचुएशन हमको ढूंढना पड़ेगा जहां पर a कांस्टेंट होगा। ये वाला वो सिचुएशन है। देखिए ये वाला जो सिचुएशन है इसमें a कांस्टेंट है मगर b वेरी कर रहा है। तो अगर b यहाँ पर वेरी करेंगे, जैसे ऐसे ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर 10 डिवाइडेड बाई 2.5 ये 4 हुआ और ये 36 डिवाइडेड बाई 9 ये भी 4 हुआ। तो 4 टू दी पावर b इक्वल टू 4 होगा। आप खुद ही कैलकुलेशन करेंगे देख पाएंगे। अभी मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूं कि b भी यहाँ पर 1 भी होगा। तो उसका रेट लॉ कितना निकलेगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। तो रेट लॉ कितना निकलेगा, रेट इक्वल टू निकलेगा के यहाँ पर NO टू दी पावर 1 एंड H2 टू दी पावर भी 1। मैं 1 लिखूं या ना लिखूं चलेगा। तो ये उसका रेट लिख। देखिए अभी ये जो प्रॉब्लम है हम उससे जान पाए कि अगर आपको रिएक्शन का कंडीशन पता हो तो आप उसी से ही रेट लॉ कैसे निकालते हैं। मगर बच्चे कभी कभी क्या कर देते हैं कि रेट को इसका कोफिशिएंट से निकाल लेते हैं। अब अगर कोफिशिएंट में लगा ले इसमें बहुत बड़ा गलती करेंगे आप। रेट इक्वल टू आप लिख देंगे यहाँ पर के NO टू दी पावर 2 और H2 टू दी पावर 2 और ये पूरा आपका गलत हो जाएगा। तो आप कभी भी
इस कोफिशिएंट से रेट को मत निकालिए। मेरे बात समझ में आ रही है? पूरा कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। देखिए ऑर्डर का सिंपल डेफिनेशन है और ये ऑर्डर को हम निकालते हैं कैसे? रेट लॉ से ही ऑर्डर हम निकालते हैं। बहुत सिंपल है कि इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर टू व्हिच कंसंट्रेशन और प्रेशर टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। मतलब कंसंट्रेशन टर्म का ऊपर जो पावर होता है, रेट लॉ में कंसंट्रेशन और प्रेशर का ऊपर जो पावर होता है, उसी पावर का अगर मिला ले आप, जितना होगा उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। अगर एक रिएक्शन ले लेते हैं, अगर रिएक्शन रेट लॉ उसका होता है, अगर एक रिएक्शन है ए गिव्स राइज टू प्रोडक्ट, तो अगर इसका रेट हम लिखते हैं, रेट लॉ का एक्सप्रेशन रेट इक्वल टू के टू ए है, तो यहां पर उसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा 1 होगा, क्योंकि एक कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर जितना पावर है उसका ही ऑर्डर होगा, तो ये 1 होगा। अगर रेट लॉ का एक्सप्रेशन ऐसे होगा, रेट इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी, मतलब यहां पर उसका पावर हम देखेंगे, कंसंट्रेशन के ऊपर जितना पावर है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर वो 1 है, उसका समेशन करेंगे 1 + 1 = 2 है। तो ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये एक फास्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अभी भी आपको मैं दिखाऊंगा कि एक जीरो ऑर्डर भी रिएक्शन है। देखिए अगर रेट एक्सप्रेशन ऐसे होगा, रेट इक्वल टू के ए टू दी पावर 0, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? उसका ऑर्डर होगा 0 होगा, इसका ऑर्डर 0 होगा। अगर कहीं पर हो गया कि रेट इक्वल टू के ए टू दी पावर हाफ प्लस बी टू दी पावर 3 ये भी हाफ, मतलब हाफ नहीं, यहाँ पर 3/4 हो गया, तो रेट क्या होगा? ऐड कर लो दोनों को, सॉरी ऑर्डर क्या होगा? दोनों को ऐड कर लो, हाफ प्लस 3/4 इक्वल टू कितना होगा? 4, ये 2 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया, इक्वल टू 5/4। मतलब यहाँ से आप क्या देखें कि रेट कैन बी 0 और ए इंटीजर और ए फ्रैक्शन, मतलब ऑर्डर कैन बी ए इंटीजर, ए 0 और ए फ्रैक्शन। मेरे बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑर्डर, आपको ऑर्डर कहाँ से निकाल सकते हैं? आप ऑर्डर आप निकाल सकते हैं, एक केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर आप रेट लॉ से निकाल सकते हैं। मेरे बात पूरा क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी कैम्प, और मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। और आगे हम जाएंगे, पूरा जो बीएससी का सिलेबस है हम उसको कवर करेंगे, और +2 का भी जो सिलेबस है उसको भी कवर अप करेंगे। चलिए स्टे ट्यून, बाय बाय।